अगर बात करें भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामिक घुसपैठ की, तो इसकी शुरुआत हुई 7वीं शताब्दी में सिंध पर अरबों की विजय के साथ। अरबों द्वारा भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया। सन 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के हिंदू राजा दाहिर को हराकर सिंध पर पहली इस्लामिक शासन की शुरुआत की। सन 711 ईस्वी से लेकर सन 1857 तक कई मुस्लिम शासकों का अलग अलग समय काल में अलग अलग प्रांतीय वर्चस्व रहा और भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन के साथ साथ तलवार के जोर पर इस्लाम का प्रचार प्रसार भी किया। अगर अंतिम इस्लामिक राजवंश मुगलों की बात की जाए तो इन्होंने 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य तक अधिकांश उत्तरी भारत पर शासन किया। मुगल तुर्क मंगोल मूल के थे और बहुसंख्यक हिंदू आबादी पर शासन करते थे। ब्रिटिशों द्वारा देश पर कब्जा करने से पहले मुगल भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक थे। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपदस्थ कर दिया और बर्मा में निर्वासित कर दिया। अगर बात करें अंग्रेजों से आजादी यानी सन 1947 के बाद की, तो तत्कालीन कांग्रेस सरकारों ने भी सदियों तक विदेशी आक्रांताओं के प्रभाव में रहे भारतीय समाज की प्राचीन सनातन परंपरा के पुनः उत्थान में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई और वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते यहाँ भी इस्लामिक प्रभाव को बढ़ावा देने का ही काम किया। इसका प्रमुख उदाहरण समझा जा सकता है शुरुआती कुछ सालों में 20 साल तक देश में मुस्लिम शिक्षा मंत्रियों का होना। शिक्षा जो किसी भी समाज को दिशा दिखाने में नींव का काम करती है। कहना ना होगा, कांग्रेस सरकारों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत इस्लाम को बढ़ावा देने और मूल सनातन को कमजोर करने का ही काम किया। मौजूदा मोदी सरकार हमारी उस खोई हुई संपन्न सनातन सभ्यता और उसकी क्षमताओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है ताकि भारत पुनः अपनी विश्व गुरु के स्टेटस को प्राप्त कर सके, फिर वो चाहे योग और ध्यान के माध्यम से, भारतीय भाषाओं के उत्थान से, प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के पुनः उत्थान से, या फिर प्राचीन भारतीय साहित्य के संयोजन और ज्ञान विज्ञान में भारतीय ऋषि मुनियों के योगदान का लाभ लेकर नई खोजों को आगे बढ़ाने तक, ताकि भारत भूमि ऐसे ही विश्व सभ्यता के विकास में अपना एक सकारात्मक योगदान देती रहे और वसुधैव कुटुंबकम की अपनी सनातन परंपरा को आगे बढ़ाती रहे। G20 का सफल आयोजन भारत के इसी प्रयास की दिशा में एक बड़ा कदम कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देश के नाम भारत से लेकर विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा हो, या फिर कोणार्क के सूर्य मंदिर, या फिर शुद्ध शाकाहारी भारतीय व्यंजन, सब में भारत की प्राचीन सनातन सभ्यता की झलक देखने को मिली। अगर बात करें कि प्राचीन भारत ने कैसे रखी आधुनिक समाज की नींव, तो भारत पृथ्वी की सबसे बड़ी, पुरानी, धनी और सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक है। आधुनिक समाज की कई नींव विज्ञान, चिकित्सा, गणित, धर्म और खगोल विज्ञान भारत में उत्पन्न हुई। हम भारत को मानव सभ्यता का उद्गम स्थल, भाषा की जन्मस्थली, इतिहास और असंख्य भाषाओं की जननी, किंवदंतियों और परंपराओं की जननी भी कह सकते हैं। दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि हम भारतीयों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें गिनती करना सिखाया, जिसके बिना कोई भी सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती थी। सुश्रुत चिकित्सा के जनक थे, एनेस्थीसिया के साथ सर्जरी करने की कला का आविष्कार करने वाले पहले व्यक्ति। चिकित्सा का पहला स्कूल आयुर्वेद, पौधों से प्राप्त दवाओं के व्यवस्थित ज्ञान पर आधारित था और आज भी इसका प्रभावी ढंग से अभ्यास किया जाता है। शरीर रचना विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, पाचन, चयापचय, शरीर विज्ञान, आनुवंशिकी, प्रतिरक्षा, मनोविज्ञान और एटियोलॉजी का विस्तृत ज्ञान कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों में पाया जा सकता है। खगोल विज्ञान, यूरोप की कुछ महान खोजें सबसे पहले भारत में हजारों साल पहले यूरोप के अस्तित्व में आने से भी पहले की गई थी। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण, यह आइजैक न्यूटन नहीं बल्कि ब्रह्मगुप्त नामक एक भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के उदय से 1000 साल पहले गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या की थी। प्राचीन भारतीयों को ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति और आयु, पृथ्वी और अन्य ग्रहों की परिधि का गहरा ज्ञान था। गणितज्ञ भास्कराचार्य ने पश्चिमी खगोलविदों से काफी पहले हमारे ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाले समय की सटीक गणना 365.25 करोड़ 87,56,484 दिन की थी। भारतीय खगोल विज्ञान प्रणाली अब तक की सबसे पुरानी है। यह वो स्रोत था जहां से मिस्वासियों, यूनानियों, रोमनों और यहूदियों ने अपना ज्ञान प्राप्त किया था। 19वीं शताब्दी में इस्तेमाल की गई जियोवानी कैसिनी और टोबियास मेयर की मेज पर तारों की गति 4500 साल पहले की गई भारतीय गणना से 1 मिनट भी भिन्न नहीं होती है। भारतीय तालिकाएं चंद्रमा की वही वार्षिक विविधता देती हैं जिसकी खोज टाइको ब्राहे ने की थी। धर्म, विश्व के 4 प्रमुख धर्म हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति भी भारत में ही हुई। दुनिया में भारत का साहित्यिक, कलात्मक और दार्शनिक योगदान इतिहास में किसी भी अन्य सभ्यता की तुलना में कहीं अधिक है। पाइथागोरस द्वारा पढ़ाए गए लगभग सभी धार्मिक, दार्शनिक और गणितीय सिद्धांत भारत में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ज्ञात थे। दर्शन के भारतीय ऋषि ग्रीस के प्रोटोटाइप थे जिनके कार्यों के प्लेटो, थेल्स और पाइथागोरस शिष्य थे। मिस्र के पुजारी और यूनान के संत सीधे भारत आते थे। लगभग 2500 साल पहले पाइथागोरस ज्योमेट्री सीखने के लिए भारत तक आए थे। भारतीयों ने योग का भी आविष्कार किया, मन और शरीर को एकजुट करने की कला। आज ये पूरी दुनिया में इसके स्वास्थ्य लाभों के लिए प्रचलित है। चीनियों ने भारत से योग, मार्शल आर्ट और बौद्ध धर्म सीखा। शतरंज, सांप सीढ़ी, उच्च श्रेणी का इस्पात निर्माण, नेविगेशन की कला, ताश, व्यायामशाला, विश्वविद्यालय, रॉकेट, तोपखाने, लगभग हर ज्यामितीय उपकरण, कपास और जूट की खेती, खनन, सकल घरेलू की अवधारणा उत्पाद, सभी की जड़ें भारत में ही है। यदि कोई ऐसी जगह है जहां अस्तित्व के शुरुआती दिनों से ही मानवता के सभी सपनों को घर मिला है तो वो भारत है।
आधुनिक भारतीयों को अपने पूर्वजों द्वारा विकसित मूल वैज्ञानिक संस्कृति को समझना चाहिए, अपनी जन्मजात क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करना चाहिए और उन सफलताओं के लिए प्रयास करना चाहिए जो पूरे समाज की मदद करेगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, देश दुनिया की हर खबर का अपडेट्स लेकर आपके लिए आते रहेंगे प्रतिदिन रात 9 बजे। देखना ना भूलें। दोस्तों, हमारे चैनल विपिन वाइब्स को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये न्यूज रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।